हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे और हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कशन किए हुए हैं जो एसएससी एग्ज़ाम में और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में आए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के लिए सीमेंट के बारे में, मोर्टार के बारे में और लाइम के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं जो है कंक्रीट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो कंक्रीट जो है वो दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग मटेरियल का। बिल्डिंग मटेरियल के काफ़ी सारे वेटेज होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो आपको यदि अच्छे से पूरे टॉपिक को क्लियर करना है, क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है वो रिपीट होते हैं। तो आपको करना क्या है, खाली वीडियो को देखना है, अंत तक वीडियो को देखना है, बने रहना है। जितने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करवाया जा रहा है यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। तो यूपीपीएससी एई के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी सारे वीडियो मैंने यूपीपीएससी एई के लिए अपलोड किया हुआ है, जिसमें मेरा एक 1000 क्वेश्चंस बैंक जो है वो सीरीज भी चला रहा हूँ मैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को सीमेंट के बारे में, मींस बिल्डिंग मटेरियल के टोटली पूरे कंसेप्ट को क्लियर करवा दिया है। सर्वेइंग अभी वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पूरा करवा दिया है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैंने पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए जा चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 4 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंक्रीट। आप सभी लोगों को पता होगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट एक मिक्सचर है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर है। सैंड जो है उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं। तो कंक्रीट के ऊपर जो कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट होता है, हार्ड कंक्रीट होता है। तो जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, जब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर एक साथ मिक्स होता है तो कंक्रीट बनता है। उसके बाद धीरे धीरे कंक्रीट की सेटिंग होने लगती है और कंक्रीट धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। तो फ्रेश कंक्रीट के ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं। कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। हार्ड कंक्रीट के ऊपर भी हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जितना क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव करोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से काफ़ी कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है कंसेप्ट क्लियर करते हुए स्टडी कर रहे होंगे। हमें ऐसा ही नहीं करना है कि खाली एमसीक्यू याद कर देना है। यदि आप कंसेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ोगे तो आपका जो है सिलेक्शन मुश्किल होगा। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हो तो एटलीस्ट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और रिवीजन साथ में करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस वीडियो में एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, लेकिन वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली जो है इंजीनियरिंग सर्विस में तो पूछे गए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम में भी, अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोलता है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कॉन्क्रीट व्हेन एक्सपोज एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़। M15 ग्रेड का कंक्रीट है, उसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी एज़ कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में जो है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो M15 ग्रेड के कंक्रीट का कितना होता है। तो आंसर इज़ 15 to 20%। मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 15 से 20% जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 डे एंड 28 डे। यदि आपने एक कंक्रीट का क्यूब बनाया है और उस कंक्रीट के क्यूब के ऊपर आपने टेस्ट किया है
दोस्तों ये क्यूब जो बनाते हैं उसकी साइज 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm होती है। उसका आप कास्टिंग करते हो, कास्टिंग करने के बाद उसके ऊपर आप जो है टेस्टिंग करते हो। तो जब आप टेस्टिंग करोगे तो 7 दिन पे कितनी स्ट्रेंथ आएगी और 28 दिन पे कितनी स्ट्रेंथ आएगी, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो आंसर इज़ 2/3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब 7 दिन की स्ट्रेंथ और 28 दिन की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 2/3 जितना होती है। मतलब कि 67% जो है स्ट्रेंथ आपको 7 दिन पे मिलती है और 99% स्ट्रेंथ जो है आपको 28 दिन के बाद मिलती है। 3 दिन पे दोस्तों 33% स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कॉन्क्रीट एज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला IS 456। IS 456 में दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट का एक फार्मूला दिया है 5000 √FCK। क्या दिया है? 5000 √FCK। और FCK हमारा 25 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो है √25 को हम लोग 5 लिख सकते हैं और 5 जा क्या हो जाएगा 2500। लेकिन यहाँ पे 2500 नहीं दिया है, मतलब हमें दूसरा एक फॉर्म लगाना पड़ेगा कि उससे पहले कोड जो है वो रिवाइज हुआ था। तो कितना आता है 5700 √FCK। कितना होता है 5700 √FCK। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है आपको सी मिल रहा होगा 28500। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों सही है कि कौन सा सही है वो आपको बताना है। फॉर आइडेंटिकल मिक्स द क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट ऑब्टेन फ्रॉम 15 सेंटीमीटर क्यूब इज हायर देन 15 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर सिलिंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये बोल रहा है कि यदि आपका मिक्सिंग आइडेंटिकल है और वो आप 15 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर जो टेस्टिंग करते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट करते हो क्यूब के ऊपर, वो सिलेंडर के ऊपर करने वाला जो टेस्ट है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हायर देन द सिलिंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्टेक्ट एरिया अंडर द लोड। तो क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हायर देन द सिलिंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्टेक्ट, बिल्कुल गलत है ये दोस्तों। बट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की, जो क्यूब के ऊपर हम लोग लेते हैं वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग सिलिंड्रिकल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 80% होता है। किसका 80% होता है? 1.8% होता है वो क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। किसका होता है? क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही हैं। द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट। यदि एग्रीगेट की साइज बढ़ेगी तो स्पेसिफिक सरफेस जो होगा वो डिक्रीज होगा, ऐसा बोला जा रहा है। यदि एग्रीगेट की साइज बढ़ेगी तो स्पेसिफिक सरफेस जो होगा वो डिक्रीज होगा। रीजन वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ ए मिक्स इज इन्फ्लुएंस मोर by the finer fraction than the coarse particle. Workability of a mix is influence more. जो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी बाय द फाइनर फ्रैक्शन देन द कोर्स फ्रैक्शन। सही बात है, वर्केबिलिटी जो है वो चेंजेस होगी फाइनर फ्रैक्शन से और कोर्स फ्रैक्शन से। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी का मतलब जो है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बस रीजन इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, इज़ नॉट ए एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज इम्प्रूव बाई एयर एंट्रेनिंग एजेंट। कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज़ इम्प्रूव बाई एयर एंट्रेनिंग एजेंट। यदि हम लोग कंक्रीट के अंदर एयर एंट्रेनिंग एजेंट डालेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट इज़ इंक्रीज द कंक्रीट स्ट्रेंथ। ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो है स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मीन्स
ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी आर रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज मेजर्ड बाई, कॉन्क्रीट के ऊपर जो आप लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो वो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डायरेक्ट टेंशन टेस्ट इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, अप्लाइंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन ए प्रिज्म, अप्लाइंग टेंसाइल लोड अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोग जब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो सिलेंडर को ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर हम लोग प्लेट रखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर में बी, इट में बी करेक्ट आंसर। तो आंसर बी सही हो जाएगा, अप्लाइंग द कंप्रेसिव लोड अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। कैसे करते हैं दोस्तों? तो आपको सिलेंडर कास्ट करना है। सिलेंडर कास्ट करने के बाद आपको सिलेंडर को कंप्रेसिव में ऐसे लेंथ वाइज रखना है और ऊपर आपको वुडन का एक प्लेट रखना होगा और उसके ऊपर जो है ये लोड लगाना होगा। तो आपने देखा होगा कि इसका जो डायगोनल क्रैकिंग होगा 90 डिग्री पे, ये जो है 90 डिग्री पे क्रैकिंग होने के चांस हो गए। यहाँ से क्रैक होगा तो वो 90 डिग्री पे क्रैक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर सिलेंडर concrete cylinder to that of the 15 centimeter cube of the same concrete is, approximate ratio of the strength of 15 centimeter by 30 centimeter concrete cylinder। यदि आपने 15 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का कंक्रीट का एक सिलेंडर बनाया हुआ है और 15 सेंटीमीटर का आपने क्यूब की कास्टिंग की गई है, तो दोनों के स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होगा? दोनों के स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होगा? तो आंसर इज़ 0.85। कितना होगा? तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 0.85। कितना हो रहा है? 0.85। तो सिलेंडर का स्ट्रेंथ जो है वो 85% होता है क्यूब के स्ट्रेंथ के, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। सिलेंडर के ऊपर जो आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो वो जो है क्यूब के स्ट्रेंथ का 85% होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज 7.6। एक कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर यदि फाइनेस मॉडुलस 7.6 है, द फाइनेस मॉडुलस ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 2.8। फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस 2.8 है एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द फाइनेस मॉडुलस ऑफ द कंबाइन एग्रीगेट इज 6.4। द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज, फाइन एग्रीगेट का क्या प्रोपोर्शन होगा? तो इसको कैलकुलेट करेंगे। एक फार्मूला है दोस्तों, उस फार्मूले को मैं बताऊंगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों R इज़ इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो P2 क्या है? तो P2 जो है वो फाइनेस मॉडुलस जो है वो कोर्स एग्रीगेट का, इसको 7.6 लेना है, 7.6 माइनस P जो है वो 6.4, ये कंबाइन एग्रीगेट का लेना है 6.4। ठीक है। वापस से P2 माइनस P1, तो P1 जो है वो 2.8 हो जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या करना है, 7.6 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाई 7.6 माइनस 2.8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। आंसर जो है आपको ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैचिंग करना है। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। विकेट नीडल एपर्टस, मिचेल कंपाउंड एंड द लीवर एपर्टस। विकेट नीडल्स वो तो हम लोग सीमेंट की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है ली चेटेलियर एपर्टस और उसके बाद है टर्बिडिटी मीटर। ठीक है। तो ली चेटेलियर से हम लोग दोस्तों साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। ली चेटेलियर से हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस करते हैं।
सेटिंग टाइम जो है वो वीकेट से करते हैं, वीकेट अपरटस से सेटिंग टाइम करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टर्बिडिटी से स्पेसिफिक सरफेस मापा जाता है, टर्बिडिटी से स्पेसिफिक सरफेस मापा जाता है, तो D3 होगा, D2 सॉरी, टर्बिडिटी से स्पेसिफिक सरफेस मापा जाता है D2। तो ऑप्शन जो है दोस्तों बी देख लेते हैं क्या है। लीच एटेरियर का जो है, लीच एटेरियर जो है सी का 4th वन बता रहा है, तो सी का 4th वन मतलब ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट इज कंप्लीटेड, जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट इज कॉज्ड बाय, कंक्रीट के अंदर जो श्रिंकेज होता है वो किसकी वजह से होता है, कंक्रीट के अंदर जो श्रिंकेज डेवलप होता है वो किसके वजह से होता है, जनरल श्रिंकेज। तो श्रिंकेज होने के लिए क्या कार्बोनेशन होना चाहिए, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, क्या एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसकी वजह से। ड्राइंग विद द स्टार्टिंग विथ ए स्टिफ कंसिस्टेंसी, ड्राइंग विद द स्टार्टिंग विथ ए वेटर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो श्रिंकेज जो है यदि वस्तुएं सूखी हुई होंगी वेटर कंसिस्टेंसी होगा, ड्राइंग विद द स्टार्टिंग विथ वेटर कंसिस्टेंसी, इसकी वजह से कंक्रीट के अंदर जनरल श्रिंकेज डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वेट बैचिंग प्रोसीड ऑन, वेट बैचिंग से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंक्रीट के प्रोपोर्शन को फिक्स करते हैं। तो वेट बैचिंग जो है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन ऑफ डिक्लेयर्ड वेट इन ईच बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बैग तो किया ही जाता है लेकिन उसके अलावा भी और मटेरियल का डिक्लेरेशन करते हैं। वेटिंग द कंटेंट ऑफ ईच बैग, एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ ईच मटेरियल टू बी यूज इन ईच बैच, एजम्पशन ऑफ द करेक्ट ड्राई वेट ऑफ ईच साइज रेंज ऑफ ईच मटेरियल एंड द वेट ऑफ द वाटर। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही लग रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। वाइल कॉन्क्रीटिंग इन कोल्ड वेदर वेयर फ्रॉस्टिंग इज ऑल्सो लाइकली वन यूज़, यदि आप जो है कोल्ड वेदर में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, यदि आप कोल्ड वेदर में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो जहाँ पे फ्रॉस्टिंग होने के चांस ज़्यादा है, जहाँ पे बर्फ़ जमने का चांस ज़्यादा है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हाई क्वालिटी पोर्टलैंड सीमेंट विथ मिनिमम एडिटिव, क्या हाई क्वालिटी पोर्टलैंड सीमेंट को हमको यूज़ करना चाहिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट विथ कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करना चाहिए, पोर्टलैंड सीमेंट टुगेदर विद द कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव, पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करना चाहिए। अ मिक्सचर ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड द पोर्टलैंड सीमेंट, क्या ऐड करना चाहिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट विथ पोर्टलैंड सीमेंट। आंसर इज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हाई एल्यूमिना सीमेंट विथ कैल्शियम क्लोराइड। हमें जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करना चाहिए विथ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के साथ हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज, कॉन्क्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज गिवन बाय, आंसर इज 57,000 अंडर रूट FCK, बिकॉज 1997 में जो है IS 456 जो है रिवाइज़ नहीं हुआ था, तो आपको 5700 लेना है। अब जो है वो 5000 अंडर रूट FCK आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ओवर विच कॉन्क्रीट इज़ रिक्वायर्ड टू मिक्स इन ए मिक्सचर मशीन इज़, यदि आप जो है कॉन्क्रीट बनवा रहे हो तो जो मिक्सचर मशीन होता है उसके अंदर आपको कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करवाना पड़ेगा मटेरियल का, कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करवाना पड़ेगा मटेरियल का, तो कम से कम 20 रिवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऑप्टिमम नंबर है, मतलब एक ये जो है फिक्स नंबर है, इतने तक जो है आपको करवाना चाहिए जिससे मटेरियल आसानी से मिक्स हो जाए।
mixing, batching, mixing, transporting, these are the steps of concrete. So all these steps, during all these steps we should be careful अबाउट द कंक्रीट, बिकॉज यदि आप जो है ये वर्केबिलिटी अच्छी नहीं हो कंक्रीट की, मिक्सिंग बरोबर नहीं हुआ है, ठीक है, आपने प्लेसिंग अच्छे से नहीं किया है, प्लेसिंग का भी कोई एक क्राइटेरिया है कि 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा हाइट से आपको प्लेसिंग नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट को मिक्स करने के बाद विदिन 30 मिनट आपको कंक्रीट को उसके डिज़ायर लोकेशन तक पहुंचा के प्लेसिंग करवा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 इज एडिशन ऑफ द सरफेक्टेंट इन द कंक्रीट मिक्स रिजल्ट इन। यदि हम लोग कंक्रीट मिक्स के अंदर कोई सरफेक्टेंट ऐड करते हैं तो उसका क्या मतलब कि कोई जो है आप एडमिक्सचर ऐड करते हो या फिर कोई अदर एडिशन मटेरियल यूज़ करते हो तो उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। क्या इंक्रीज़ इन द वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ सकता है, डिक्रीज़ इन वाटर सीमेंट रेशियो कम हो सकता है, इंक्रीज़ इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिक्रीज़ इन द क्यूरिंग ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इंक्रीज़ इन द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, क्या कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट मीन्स कंक्रीट की वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और कंक्रीट की डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट इन। यदि कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो क्या होगा, कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो ये मिक्स स्ट्रॉन्गर बनेगा, बेटर वर्केबल मिक्स बनेगा, वीक मिक्स बनेगा या लेस ब्लीडिंग होगा। पानी ज़्यादा डाल रहे हो तो ब्लीडिंग तो ज़्यादा ही होने वाला है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो बनेगा भी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। वर्केबल बनेगा लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और मिक्स जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपको यहाँ पे मैचिंग करना है और मैचिंग करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब आंसर क्या आएगा, ठीक है। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर इसमें से कौन सा लेते हैं, एयर एंट्रेनिंग एजेंट कौन सा होता है, सुपर प्लास्टिसाइज़र कौन सा होता है या एक्सीलरेटर कौन सा लेते हैं। तो इसका आंसर जब हम लोग देखेंगे तो आंसर इज़ ऑप्शन सी सही है, मतलब A3 वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो है वो लिग्नोसल्फेट है, वो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है। एयर एंट्रेनिंग जो है वो न्यूट्रलाइज विंसल रेजन होता है। सुपर प्लास्टिसाइज़र जो है वो सल्फोनेट मिलेनियम फॉर्मल्डिहाइड, और एक्सीलरेटर जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैचिंग रिफर टू, बैचिंग जो है वो क्या बताता है, बैचिंग जो है वो हमें क्या बताता है, बैचिंग मतलब क्या होता है। तो बैचिंग मतलब जो है हमें क्या करना है, अलग अलग मटेरियल का प्रॉपर जो है वेट करना पड़ता है, तो कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume of the concrete, volume of coarse aggregate required is, तो 4 + 2 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 1/7। कोर्स एग्रीगेट जो है वो 4 है, तो 4/7 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए, तो आंसर इसका हमें मिलता है 0.85। तो इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप यदि पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।